राधे राधे आप सभी प्यारे भावी अध्यापकों को। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है हमने एचटेट का पीजीटी का जो पेपर था उसके 15 क्वेश्चंस जो थे इंग्लिश के कंप्लीट डिस्कस कर लिए आपके साथ। पूरी वीडियो आपके चैनल पे है, आप उसको देख सकते हो जिस बच्चे ने अभी उसको नहीं देखा है। और उस वीडियो के अंदर बच्चों बाय मिस्टेक जानबूझ के ऐसा इंटेंशनली कुछ नहीं किया गया है कि आपको लगे सर ये वाला क्वेश्चन गलत पढ़ा दिया। कोई टीचर, आप भी भावी अध्यापक है, कोई भी टीचर अपने किसी भी विद्यार्थी को कभी गलत चीज़ पढ़ाने की कोशिश नहीं करता है, उसका इंटेंशन होता ही नहीं है। तो बाय मिस्टेक एक क्वेश्चन में जैसे मैंने बोल दिया क्वेश्चन नंबर 57 आई थिंक 57 का आंसर फर्स्ट है बच्चों। वो स्पीडली जैसे मैं बताता जा रहा था तो इस वजह से उसका थर्ड आंसर है, आप लोग उस पर टिक कर लेना, थर्ड आंसर है उसका। अगर आपको ये लगे कि सर उसको एक्सप्लेन कर दो तो मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन भी कर दूंगा, लेकिन आज हम एक पूरा पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपका टीजीटी का पेपर है। टीजीटी यानी कि लेवल सेकंड, पीजीटी यानी कि लेवल थर्ड। तो लेवल थर्ड का हमने डिस्कस किया था 2019 का पेपर। आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपको वो है 2019 का टीजीटी यानी कि सेकंड लेवल। तो बच्चों पूरी कोशिश रहेगी कि आज के पेपर को भी आपको 100% समझाने की कोशिश करूंगा, और ठाकुर जी की कृपा रही तो आप उसको अच्छे से समझेंगे। और बच्चों चीज़ें ना रिपीट होंगी, जैसे जो पेपर में लास्ट वाले में मैंने पढ़ाया वो चीज़ें यहाँ भी रिपीट होंगी। आप जैसे ही 10 पेपर कर लोगे ना, 8-10 पेपर करने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि सर हमारा काम तो अच्छे से चल जाएगा पेपर में। लेकिन जिन बच्चों की ये शिकायत है, जिन बच्चों की मुझसे ये रिक्वेस्ट है कि सर हमारी इंग्लिश बिल्कुल ज़ीरो है, हमने एक बच्चे ने शायद कमेंट किया हुआ था कि मेरी इंग्लिश में सर मुश्किल से 2 या 3 नंबर आते हैं हर बार। तो बच्चे आपको इंग्लिश को बिल्कुल ज़ीरो से पढ़ने की ज़रूरत है। जो एग्ज़ाम टाइम में कोई भी व्यक्ति आपको पढ़ाता है, मैं पढ़ाऊँ या आपका कोई टीचर और भी पढ़ा रहा है या किसी भी चैनल पे, तो वो पार्ट होता है बच्चों जो इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपको बिल्कुल ज़ीरो से पढ़ना है तो उसके लिए आप कम से कम 4-5 महीने का टाइम लें। आप इंग्लिश को इतने अच्छे तरीके से सीख सकते हैं क्योंकि सिस्टमेटिक पढ़ोगे तब होगा ये पॉसिबल। आप किसी चैप्टर को कहीं से भी उठा लोगे, वो बच्चों उस बच्चे के लिए तो ठीक है जिस बच्चे ने पहले कई बार इंग्लिश पढ़ रखी है, उसका अच्छा स्कोर होता है, बस उसको तो रिवीजन करनी है, कोई सा चैप्टर भी पढ़ लेगा। लेकिन आप उस कंडीशन में अगर नहीं हैं तो आपको बिल्कुल बेसिक से ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहिए। स्टार्ट कैसे करना है अगर मुझसे ही समझना है तो बच्चों क्लासेस के बाद, एचटेट के बाद हम बात करेंगे कि कोई टॉपिक मैं कितने बजे लाइव आके पढ़ाऊंगा या कोई कोर्स है या कुछ भी ऐसा, वो सब चीज़ें हम एचटेट के पेपर के बाद बात करेंगे। अगर आप लोगों का मन हुआ तो, आप लोगों को लगा कि हाँ सर हमें इंग्लिश प्रॉपर बिल्कुल ऐसे सीख लेनी है कि दोबारा कभी हम किसी पेपर के लिए इंग्लिश की वजह से कम स्कोर ना करें। तो प्यारे बच्चों, प्यारे भावी अध्यापकों, एक बार फिर से हम कोशिश करते हैं आज के पेपर पर। जय श्री राधे। एक बार सभी प्यारे बच्चों को दोबारा से लेवल सेकंड यानी टीजीटी, आप देख ही पा रहे हो स्क्रीन पे एक ओरिजिनल पेपर डाउनलोड किया है, ठीक है, 2019 का इंग्लिश का सेट ए है। इसमें हमारे क्वेश्चन वही 15 हमें जो इंग्लिश के लिए समझने हैं। कॉपी और पेन लेकर सभी बैठे। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट हमेशा से रहती है क्योंकि आपको बार बार चीज़ें देखनी नहीं पड़ेंगी, एक बार ही उसको नोट्स बना लो। एक बार ही आपने नोट्स बना लिए तो चीज़ों को फिर बच्चों समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरे प्यारे भावी अध्यापकों, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आपके सामने समस्या का समाधान, ठीक है। तो आपकी समस्या इंग्लिश जो बहुत बच्चों को परेशान करती है, दुखी करती है हमारे बच्चों को, इसके लिए बच्चों सबसे पहले देखो मैं सबसे पहले एक बात कहूँगा आपको, मेरी बात को, हर एक बात को इस टाइम ध्यान से सुनते जाना। हर एक बात आपके फेवर में है, आपके लिए है, हर एक बात आपके फेवर में होगी और आपके लिए होगी, ठीक है। तो ध्यान दो बच्चों, जिन बच्चों को लगता है सर वोकैब भी आती है, आप अपने पेपर चेक करो। जो वोकैबलरी है, वोकैबलरी का मतलब यहाँ पर आपके एग्जाम में या तो बच्चों किससे है, ईडियम से है, या तो बच्चा पार्टी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से है, या तो फिर सिनोनिम से है, या तो फिर एंटोनिम से है। तो दोस्तों जो ये 4 चीज़ें मैंने लिखी हैं, हाँ एक चीज़ और बचती है,
फ्रेजल वर्ब बोलते हैं हम, एक वो भी है। यानी ये 5 चीजें आपके एग्जाम में अक्सर पूछी जा रही हैं। तो बच्चों, कई बच्चों को लगता होगा सर इतने सारी वोकेबलरी है, मैं कैसे पढ़ूंगा, कैसे याद करूंगा। तो मैं देखो आपको एग्जाम नजदीक है इसलिए एक सलाह दूंगा, जितनी चीजें आपको याद हो सकती हैं वोकैब में सिर्फ उतने पे काम करें। आप बहुत ज़्यादा लोड लेकर अगर काम करेंगे तो जो इंग्लिश का बचा हुआ पार्ट है ना, उसको भी खराब कर देंगे आप। जैसे आप देखना, जो 15 क्वेश्चन है ना दोस्तों, जो 15 क्वेश्चन हमारे किस में आए हुए हैं, टीजीटी या पीजीटी का कोई भी एग्जाम जो मैं अभी करा रहा हूं, उसमें 15 में से ज़्यादा आप देख रहे होंगे कि 3 या 4 क्वेश्चन आपके वोकैब के हैं, 3 या 4 मैक्स टू मैक्स। तो बच्चों, अगर ये 3 या 4 क्वेश्चन आपने मान लेते हैं नहीं भी किए, हाल तो करेंगे हम इनको भी, लेकिन 1 मिनट के लिए समझिए, अगर आपने नहीं भी किए तब भी बच्चों आपके 11 क्वेश्चन तक सही होने की पूरी उम्मीद। और 11 में नंबर नहीं कटने दूंगा, ये मेरा आपसे विश्वास रहेगा। बस आपको जिस तरीके से चीजें मैं कनेक्ट कराऊं, आप भी उसी तरह कनेक्ट करने की प्रैक्टिस करो। तो 15 में से जो वोकैब का पार्ट है बच्चों, क्योंकि देखो वोकैब याद कराना पॉसिबल नहीं है। मैं आपको एक झूठ मूठ की बात बता दूं, कहानी बना दूं कि इसका ये वोकैबलरी होगा, बच्चों बिल्कुल गलत तरीका है इस समय वोकैब को पढ़ना। यानी इस समय जो बच्चा वोकैबलरी रट रहा है, जो, क्योंकि देखो वोकैब, कितनी वोकैब पढ़ सकते हो इस टाइम आप, 1000, 2000, 3000, 4000। और जो बच्चा इंग्लिश से पहले से डरता है उसके लिए तो पहाड़ हो जाएगा वोकैब रटना। तो मेरी आप लोगों को एक अच्छी सलाह है, कम समय में ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करो। एचटेट वालों, कम समय है आपके पास तो ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करो। आपके 11 से 12 नंबर आपसे कोई नहीं छीन सकता 15 में से। यानी 15 में से आपके 11-12 क्वेश्चन सही होने की पूरी गारंटी बोल रहा हूं कि होंगे ही होंगे। आप आज खुद देखो, जब मैं कराऊंगा तो आप खुद समझ जाओगे कि कितना सिंपल है 11 से 12 नंबर लाना। लेकिन ये 3 या 4 जो नंबर हैं वो कैब वाले, ये आपको इतना ज़्यादा मेहनत कराएंगे, शायद जितनी मेहनत में आप एचटेट पास भी कर चुके होंगे। और हमारा मकसद पहले क्वालिफाई करना है। तो हमारा जो मकसद है ना, बस उस मकसद पे रहो। आप अपने मकसद से मत भटको, आपका जो लक्ष्य है उससे आपको नहीं भटकना है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि बस इनके तो कम टू द पॉइंट ही बात करूँगा मैं, क्योंकि इस पे ज़्यादा समय देना मेरे हिसाब से बेवकूफ़ी होगी। तो लिखा है बच्चों 46 क्वेश्चन नंबर जो पहला है आज का हमारा, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स फॉर द वर्ड गिवन बिलो। एक तो मैं आपको बता दूं कि जो ये सीनो वर्ड होता है ना, सीनो, सीनो का मतलब क्या होता है, सॉरी सीनो यहां तक नहीं, मैं यहां की बात कर रहा हूं। सीनो, सीनो का मतलब होता है एक जैसे। सीनो का मतलब होता है दोस्तों एक जैसे। और इस नीम का मतलब होता है नाम। आज के बाद याद रखना, सीनो का मतलब क्या होता है एक जैसे, नीम का मतलब होता है नाम। जैसे एंटो, मान लो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं एंटो, एंटो के बाद भी तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, नीम या नीम्स। तो NYM, NYM इसका मीनिंग क्या है, नाम। और एंटो यानी एंटी, किसी चीज के विपरीत। और जो विपरीत हैं, आपकी हिंदी तो मुझसे भी ज़्यादा अच्छी होगी, उन्हीं को तो हम क्या कहते हैं, विलोम। यानी विपरीत कह सकते हो या विलोम कह सकते हो, किसको, एंटोनिम को। तो बच्चों आज के बाद नीम वर्ड जहाँ भी दिखे उसे नाम मान लेना। सीनो का मतलब होता है एक जैसा, एक जैसे का मतलब हम स्कूल टाइम में पढ़ते आते हैं पर्यायवाची। यानी एक जैसे कौन है, जिन्हें हम पर्यायवाची कहते हैं। तो बच्चों मैं आपको यहाँ पर इतनी सारी वोकैब पढ़ाऊँ तो ये तो देखो एक गलत समय है, कम समय है, उसमें इतने समय में इतनी सारी वोकैबलरी पढ़ना असंभव है। फिलहाल मैं सिर्फ वो वर्ड जो आपके आए हुए हैं उन्हीं के बारे में बात करूंगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपके सामने एक वर्ड लिखा है बच्चों, गैलेंट। गैलेंट नाम का जो वर्ड है, इसका हमें सिनोनिम्स इन 4 में से फाइंड आउट करना है। तो बच्चों इसका सिनोनिम्स होता है वायलेंट। वायलेंट जो इसका सिनोनिम्स है, यानी ए विल बी योर आंसर, इसका सिनोनिम दोस्तों क्या होगा, वायलेंट होगा, यानी ए होगा। बस मैं इतनी ही बात कहूंगा आपको कि कल को आपके सामने यही वर्ड दोबारा रिपीट हो जाए तो आप इसका आंसर ये रख देना। क्योंकि अगर आप कहो सर जी इसके और भी सिनोनिम्स याद कराओ, तो उल्टा पहाड़ चढ़ने जैसा काम हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 47 जो ग्रामर का पार्ट है उसमें आपको मैं 100% चीजें अभी समझाऊंगा, क्योंकि बिन ग्रामर को रटा नहीं जा सकता, ग्रामर को समझना है। अगर आप समझ गए तो समझ लो आंसर सारे सही होंगे। आपके सामने लिखा है चूज द करेक्ट मॉडल। जो मॉडल्स होते हैं ना बच्चों हमारे, वो हमें यहाँ पे चूज करने हैं। पहले मैं आपको ऐसे ही रट्टे नहीं लगवाऊंगा ग्रामर के किसी भी पार्ट के। देखो, आपको एक बात हमेशा याद रखनी है प्यारे प्यारे से बच्चों, भावी अध्यापकों, कि जो मॉडल्स हैं हमारे, वो दोस्तों हमारे एक तो कैन होता है, इसको मैं कट कर रहा हूँ यहाँ से। एक तो कैन हमारा मॉडल है, एक कुड हमारा मॉडल है, एक शुड है बच्चों, देन वुड है, मे, माइट, डेयर, नीड, उसके अलावा मस्ट, उसके अलावा ought to और यूज टू। काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो बच्चों आज से इस बात का ठप्पा लगा देना कि 11 मॉडल्स होते हैं। लिख देना कि मॉडल्स होते हैं 11, और 11 के 11 मॉडल्स के बाद हमेशा हमेशा बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं आपकी, जो बहुत नॉर्मल लग रही हैं आपको, यही चीज़ें आपके पेपर में आती हैं। चलो भाई ध्यान दो। अब लिखा है सम पीपल डैश स्काई बेटर देन अदर्स। तो यहाँ पर बच्चों जो वर्ड दिए हैं ना, 4 वर्ड दिए हैं। एक मस्ट दिया है, एक कैन दिया है, एक शुड दिया है, एक कुड दिया है। तो इन चारों का ना मतलब अलग अलग होता है। पहले तो मैं इनका मीनिंग समझा दूँ, आप लिखना भी इसको, तब मैं इसके आंसर पे पहुंचूंगा। मस्ट का मीनिंग होता है बच्चों अवश्य चाहिए, किसी काम को आपको अवश्य करना चाहिए। कुड का मतलब होता है सकता था। ये हालांकि हिंदी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उन बच्चों के लिए लिख रहा हूँ जिनके मेरे पास कमेंट आ रहे हैं सर हमारी इंग्लिश बिल्कुल जीरो है। आपको जीरो नहीं रहने देंगे, आपके लिए लिख रहा हूँ मैं ये। सकता है, साथ में एक चीज़ और भी लिख रहा हूँ, पावर। एक चीज़ और भी लिख देते हैं, एबिलिटी। यहाँ पर गलत हो गया यार, ये एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता, पावर या एबिलिटी। शुड का मतलब होता है बच्चों चाहिए। तो आप पहले इसके मीनिंग लिखो, तब हम किसी नतीजे पे पहुंच पाएंगे। तो बच्चों इनके मीनिंग आप समझ ही चुके हैं। मस्ट का मतलब होता है अवश्य चाहिए, कुड का मतलब होता है सकता था या सका, कैन का मतलब सकता है, किसी काम को करने की आपके अंदर पावर है, किसी काम को करने की आपके अंदर योग्यता है, एलिजिबिलिटी है, तब हम कैन का यूज करते हैं। शुड का अर्थ होता है चाहिए। ये इनके अर्थ हैं। अभी मैंने यहाँ पे क्या आना है वो नहीं बताया है। देखो लिखा सम पीपल डैश स्की बेटर देन अदर्स। स्की का मतलब क्या होता है, बर्फ पे चलना, दौड़ना, इस तरह का एक मीनिंग बनता है इसका। तो बच्चों कुछ लोग स्की कर सकते हैं बेटर देन अदर्स, मतलब कुछ अन्य लोगों से अच्छे से चल सकते हैं। कहाँ चल सकते हैं, बर्फ पे। बर्फ पे आपने देखा होगा कई बार फिल्म वगैरह में कि एक लोहे की 2 प्लेटें सी होती हैं, उन पे मतलब लोग 2 छड़ियाँ होती हैं, उनके थ्रू स्की करते हैं। स्की का मतलब है बर्फ पे दौड़ना, चलना, एक तरह का प्ले है वो, ठीक है। तो सम पीपल मतलब कुछ लोग स्की कर सकते हैं अदर लोगों से ज्यादा। क्या कर सकते हैं, मस्ट लिखूं तो कुछ लोगों को करनी चाहिए, अवश्य करनी चाहिए, कोई सेंस नहीं बन रहा। कर सकते थे,
सम पीपल डैश स्की बेटर देन अदर्स। एक बात मेरी याद रखना, अगर किसी सेंटेंस में कोई पास्ट से रिलेटेड वर्ड ना आए जिससे कि तुम्हें वो सेंटेंस पास्ट लगे, तो आप बेवजह उसमें पास्ट से रिलेटेड वर्ड मत लिखना। जैसे कुड क्या है, पास्ट, सकता था सेंस आई है ना, तो बेवजह पास्ट मत लिखना, क्योंकि अगर आपके पास प्रेजेंट भी है और पास्ट भी है तो आप पास्ट को मत लिख देना तब तक जब तक उसमें आपको कोई पास्ट जैसा वर्ड ना लगे। अगर यहाँ लिखा होता यस्टरडे तो हम किसको यूज कर भी सकते थे, शायद कुड को, तो अब कुड नहीं आएगा, मस्ट नहीं आएगा। बात करें शुड की, शुड का तो वही अर्थ है जो मस्ट का है, वो भी नहीं आएगा। यानी यहाँ पे बात हो रही है किसी की पावर की, किसी की एबिलिटी की, किसी की एलिजिबिलिटी, कैपेसिटी, जो भी आपको सही लगे। इट मीन्स प्यारे भावी अध्यापकों, यू कैन यूज हेयर ओनली कैन। सम पीपल कैन स्की बेटर देन अदर्स। अगर फिर भी किसी बच्चे को ये क्वेश्चन समझ ना आए या कोई भी क्वेश्चन, तो मुझे कमेंट करें, हम दोबारा पढ़ लेंगे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। आप देख पा रहे होगे बच्चों, बार बार प्रेपोजिशन के क्वेश्चन आ रहे हैं, बार बार मॉडल्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ग्रामर ही तो है, तो ग्रामर को अच्छे से करके जाओ, आपका पेपर अच्छे से हो जाएगा। आई पेड, देखो यहां से पता चलता है पास्ट है। आई पेड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। आई पेड द बिल, मैंने बिल को पे कर दिया। डैश कैश। एक बात याद रखनी है आपको हमेशा, जब भी कभी ये लिखा हो ना, जैसे आपने बोल दिया कि सर मैं कई बार आप किसी शॉप पे या किसी बड़े से मॉल से कोई सामान खरीदते हो, तो वो आपसे पूछते हैं कि पेमेंट कैश में करेंगे या पेमेंट क्रेडिट कार्ड से, या कोई भी मतलब किस चीज़ के थ्रू करेंगे। तो बच्चों जब हम बात करते हैं ना किस चीज़ की, कैश की, तो हमेशा याद रखना है इन कैश, कभी भी ऑन कैश नहीं, एट कैश नहीं, विद कैश नहीं। ये वो वर्ड हैं जो हमें याद रखने पड़ेंगे, इसमें कोई ग्रामर का रूल नहीं चलाना तुम्हें। जब भी कैश वर्ड दिया हो ना कि आपने बिल पे कर दिया या आपने पेमेंट कर दी, किस चीज़ में कर दी, एट में नहीं, विद में नहीं, फोर में बिल्कुल नहीं, किस में कर दी पेमेंट आपने, इन कैश, मैंने कैश में पेमेंट कर दी है। तो बच्चों आपके सामने 3 क्वेश्चन अभी तक मैं समझा पाया हूँ, उम्मीद करता हूँ कि बहुत हद तक ये समझ आ जाने चाहिए, लेकिन हर एक बात लिखनी है आपको। जैसे मैं ये सब लिख रहा हूँ तो आपके लिए लिख रहा हूँ, अपनी रिवीजन नहीं कर रहा कि मुझे अपनी रिवीजन करनी है, या आपके लिए लिख रहा हूँ कि जिन बच्चों की इंग्लिश कमज़ोर है उनको कुछ ऐसे तथ्य बता रहा हूँ जिनसे शायद उनके एग्जाम में बहुत हेल्प हो जाए, ठीक है भाई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, हमारा क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 से लेके और 50 तक। अब आप खुद ही काउंट कर लेना कि कितने ऐसे क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं जिनकी वजह से आपको बहुत सारी वोकेबलरी पढ़नी पड़ रही है। चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द सेंटेंस। अब देखो ये क्या है, अब तक का दूसरा क्वेश्चन है ये वोकेब का, ग्रामर के 2 आ चुके हैं, लेकिन अभी ये दूसरा आया है वोकेबलरी का। अ मैन हु इज वुमनिस इन हिज हैबिट्स, एक ऐसा आदमी जिसके अंदर औरतों जैसी या स्त्री जाति जैसी हरकतें हों, आदतें हों। एक ऐसा आदमी जिसके अंदर औरतों जैसी कुछ हरकतें हों, बोलते समय, चलते समय उसकी आदतों में औरतों जैसी हरकतें दिखती हों, बच्चों स्त्री जैसा दिखता हो, उस व्यक्ति को दोस्तों क्या कहा जाएगा, इफिमिनेट। अंडरस्टूड माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट वन इज 50 क्वेश्चन। चूज द करेक्ट एंटोनिम। देखो मैंने अभी बताया था आपको कि निम मतलब, यहां भी निम है, देखो निम मतलब नाम, कैसे नाम भाई, एंटो, एंटो मतलब विपरीत, विपरीत मतलब विलोम, यानी विपरीत नाम, इसका उल्टा बताना है हमें। बैंकक्रप्ट आपको पता होगा, बहुत अच्छा सा उदाहरण इसका विजय माल्या। बैंकक्रप्ट का मतलब होता है बच्चों दिवालिया। दिवालिया का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास अब कर्ज चुकाने के लिए कुछ नहीं रहा, उसकी प्रॉपर्टी संपत्ति कुछ भी उतना नहीं है जितना कि उसने कर्ज ले रखा है। तो बैंकक्रप्ट के लिए बच्चों एक यहाँ पर एंटोनिम जो बिल्कुल सुटेबल है, सोल्वेंट है। इट मीन्स फोर्थ यूर आंसर, 50 का फोर्थ आंसर होगा बच्चों। अब तक 3 क्वेश्चन आपके वोकैब के आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 51 पे आ जाते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर 51 लिखा है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। अब आपको यहां पे कहा गया है कि कोई भी एक करेक्ट वर्ड यहां पे लिखिए चार में से, और जो भी तुम्हें ठीक लगे, जो भी तुम्हें लगता है सुटेबल हो। तो बच्चों सबसे पहले देखो, मैं आपको बेसिक्स की कोशिश करता हूं कि तुम्हें पहले बेसिक्स समझा दूं, ताकि तुम इस तरह का कोई भी और क्वेश्चन आए तो उसको भी आराम से सोल्व कर सको। खाली आंसर लिखवाने से काम नहीं चलेगा। डैश डूइंग द कुकिंग, कोमा आई लुक आफ्टर द गार्डन। बच्चों यहां पर अगर आप बिसाइड लिख रहे हो ना, बिसाइड का अर्थ होता है के नजदीक, के पास, ठीक है। अभी मैं इन दो की तो बात ही नहीं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा समझाऊंगा आपको, इन दो को छोड़ दो। हम पहले बिसाइड और बिसाइड्स जो एक जैसे दिखने वाले वर्ड है उन्हीं की बात कर रहा हूं। क्या पता इन्हीं से आंसर निकल जाएगा तो काम चल ही जाएगा, नहीं तो फिर इनकी बात करेंगे, ठीक है। देखो हाउ एवर, यहां पे जो हाउ एवर लिखा है इसको आप प्रेपोजिशन नहीं कह सकते, इसको आप प्रेपोजिशन नहीं कह सकते, नहीं है प्रेपोजिशन, इसको आप प्रेपोजिशन नहीं कह सकते। इन दोनों को आप प्रेपोजिशन कह सकते हैं, इसलिए मैंने आपको क्या कहा, पहले बिसाइड और बिसाइड्स दोनों पे चर्चा कर लेते हैं। बिसाइड एक प्रेपोजिशन है, बिसाइड्स भी एक प्रेपोजिशन है। बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, के अलावा। किसका अर्थ होता है? बिसाइड्स का। अब आप अपने क्वेश्चन पे ध्यान मत दो, पहले मेरी इन बातों को समझते जाओ। मैंने कहा आपको बिसाइड और बिसाइड्स बोथ आर द प्रेपोजिशन, हाउ एवर एंड देयरफॉर नॉट आर द प्रेपोजिशन, ठीक है। तो एक बात सिखाई होगी बच्चों मैंने आपको, शायद नहीं सिखाई तो आप समझ लें, जो भी प्रेपोजिशन होती हैं, जो भी मित्रों प्रेपोजिशन होती हैं, प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आती है तो दोस्तों वो V1 प्लस ING की फॉर्म में आएगी। प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आती है तो वो V1 प्लस ING की फॉर्म में आएगी। ये बात बतानी इसलिए ज़रूरी है कि अगर हमारे बच्चे भूल भी जाएं कि कौन प्रेपोजिशन है, अगर हमारे बच्चे भूल भी जाएं कि किसका क्या अर्थ है, तो बस इतना भी याद रहे ना कि सर ने बताया था बिसाइड भी प्रेपोजिशन है, बिसाइड्स भी प्रेपोजिशन है, लेकिन ये दो प्रेपोजिशन नहीं है। तो अगर मैं मान लो देयरफॉर को यहाँ रख भी दूं तो देयरफॉर के बाद V1 प्लस ING नहीं आ सकता, क्योंकि V1 प्लस ING किसके बाद आएगा बच्चों? प्रेपोजिशन के बाद। तो दोस्तों इस चार को काट देते हैं, क्योंकि इसके बाद V1 प्लस ING नहीं आ सकता। हाउ एवर प्रेपोजिशन नहीं है तो इसके बाद भी V1 प्लस ING नहीं आ सकता। बिसाइड प्रेपोजिशन है तो इसके बाद V1 प्लस ING आ सकता है। बिसाइड्स भी प्रेपोजिशन है तो इसके बाद भी V1 प्लस ING आ सकता है। तो बच्चों सेंस देखो किसकी बन रही है। बिसाइड को अगर रख दूं क्या सेंस बनेगी? के नज़दीक, डूइंग द कुकिंग, आई लुक आफ्टर द गार्डन। गलत, नहीं कोई सेंस बन रही। इसको रख के देखो ना, आप इसको रख के देखोगे आपको खुद ही समझ आ जाएगी सारी कहानी। बिसाइड्स का मतलब क्या है? के अलावा। डूइंग द कुकिंग यानी कि कुकिंग के अलावा, कुकिंग के अलावा। आई लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब होता है ध्यान रखना। मैं ध्यान रखता हूं किस चीज का? गार्डन का भी। इट मीन्स बच्चों आपका आंसर होगा बिसाइड्स, ठीक है भाई। फिर भी किसी को प्रॉब्लम आए तो प्लीज आप बताएं, मैं ताकि इसको और अच्छे से बताने की कोशिश करूं। वैसे ये भी अच्छे से ही बताया है, ठीक है। कभी आप सोचो सर और भी कोई बहुत अच्छा तरीका होता होगा, तो ये भी अच्छा ही है। हर टीचर की कोशिश होती है कि वो अच्छे से अच्छे तरीके को बताए ताकि उसके बच्चे कन्फ्यूज ना हो। रिजल्ट हर टीचर चाहता है बच्चों, आप भी चाहते हैं क्योंकि आप भी भावी अध्यापक हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ लो भाई। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच। ये आपका पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, इनडायरेक्ट स्पीच आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। यानी देखो कितना आसान है तुम्हारा पेपर एचटेट का। फिक्स है इनडायरेक्ट स्पीच आएगी, फिक्स है वॉइस आएगा, फिक्स है मोडाल्स आएगा, फिर भी डर रहे हो यार तुम लोग। इनडायरेक्ट स्पीच है ये आपके सामने। इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब बताया था, नरेशन में दो पार्ट होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। उसने क्या कहा है कि इनडायरेक्ट स्पीच हमें चार ऑप्शन में से फाइंड करनी है इसके हिसाब से। तो ये कौन है भाई? डायरेक्ट है। ये कैसे पता चल रहा है? हमें पता चलता है भाई कैसे? कोमा और इन्वर्टेड कोमा से।
बच्चों मैंने बार बार आपको ये बात बताई है कि जब दो वाक्य कोमा इन्वर्टेड कोमा से जुड़ जाएं, समझ लेना वो डायरेक्ट है। तो हमें डायरेक्ट दिया गया है, इनडायरेक्ट हमें उसका इनमें से ढूंढना है। ठीक है, मेरे कहने से भी शायद आप लोगों ने अभी नरेशन की वीडियो नहीं देखी होगी। जिन बच्चों ने नहीं देखी है और आपका पेपर है एचटेट का या कोई भी एग्जाम, तो बच्चों उसको जल्दी से जल्द देख लो, ताकि इस तरह की बातें बताने में मुझे ज़्यादा टाइम ना लगे, आप तुरंत समझ जाएं। देखिए, ये एक हमारा डायरेक्ट है। सबसे पहली कोशिश क्या करनी है आपको, अगर एग्जाम में भी ये आता है तो नरेशन में आपको पहले ये पार्ट देखना। देखो ये जो पार्ट है ना, ये वाला, द टीचर सेड टू, इसको बच्चों कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं भाई इसको। ठीक है, हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है V2 में, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म में, यानी कि पास्ट में। हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। बच्चों जब यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी ना, तो इधर वाला सेंटेंस का नाम बता दूं पहले आपको, रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं इसको दोस्तों, रिपोर्टेड स्पीच। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच की कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, जैसे यहाँ हेल्पिंग वर्ब कौन है, डिड, तो बच्चों वो पक्का चेंज होनी है। किस में चेंज होगी, इसकी एक लिस्ट बनवा दूंगा, वैसे नरेशन में बना रखी है, नरेशन की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उसको देख लेना। देखो डिड, पहले मैं बता दूं आपको, डू और डज अगर कभी चेंज करने पड़ जाएं तो डिड में होते हैं। अगर बात करूं बच्चों में इज एमआर की, इज एमआर चेंज करने पड़ेंगे तो वोज वर्ब में चेंज होते हैं भाई। अगर हम बात करें हैज़ की और हैव की, तो वो चेंज होते हैं बच्चों हैड में। अगर हम बात करें किसकी, डिड की, अगर डिड आ जाए तो डिड चेंज होता है दोस्तों हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो मेरे इन 4 लाइनों में आपका ये आंसर भी छिपा हुआ है। चेक करते हैं। अब देखो, द टीचर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कभी चेंज नहीं होगा और ऑब्जेक्ट कभी चेंज नहीं होगा, इस बात को लिख लो, रट लो। कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब का ना तो सब्जेक्ट चेंज होता है ये, और ना ही ऑब्जेक्ट चेंज होता है ये वाला। ठीक है भाई, तो चेक करो। देखो द टीचर, द टीचर, द टीचर और द टीचर सब में सेम है। यहाँ पे हरी देख रहे हो, सब में सेम है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब बच्चों यहाँ तक तो सेम रहेगा हमेशा। अब ये जो सेड टू लिखा है ना, इसे मेन वर्ब कहते हैं। आपकी रिपोर्टिंग वर्ब की मेन वर्ब चेंज होगी तो किसके अकॉर्डिंग होगी, आपके रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य के अकॉर्डिंग। इसको पढ़ लो पहले। वाई डिड यू, यानी कि हमारा सेंटेंस शुरू हुआ WH से, और जब WH से कोई सेंटेंस शुरू होता है तो बच्चों जानते होगे इंटेरोगेटिव कहते हैं उसको, प्रश्नवाचक कहते हैं। तो हमारा ये सेंटेंस प्रश्नवाचक है। अगर बच्चों आपका इस तरफ सेंटेंस इंटेरोगेटिव हुआ तो आपको इस सेड टू को आस्क बनाना ही बनाना, याद रखना। अगर यहाँ का सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव हुआ तो आपको इस सेड टू को, टोल्ड को, यहाँ कुछ भी दे रखा हो, यू विल हैव टू चेंज इनटू इन आस्क्ड। आपको चेंज करना है उसको आस्क में। तो मेरे भाइयों सबको समझ आ गया होगा कि ये जो आस्क्ड है ना V2, ये क्यों आया है। द टीचर ये सेम है, हरी यहाँ पर सेम है। आस्क्ड किसकी वजह से आया, क्योंकि पीछे जो क्वेश्चन है वो हमारा किस प्रकार का है, इंटेरोगेटिव। उसके बाद बच्चों अगर यहाँ पर WH आ जाए, अगर कोमा इन्वर्टेड कोमा के बाद WH आ जाए, अगर देखो इस तरह कोमा इन्वर्टेड कोमा के बाद कभी भी कोई भी WH आ जाए, तो बच्चों जब नीचे इनडायरेक्ट बनाओगे तो वो WH सेम रहेगा, लेकिन उस WH के बाद कभी भी अगर आएगा तो क्या आएगा, सब्जेक्ट। इनडायरेक्ट स्पीच की बात कर रहा हूं मैं। इनडायरेक्ट स्पीच में अगर ऊपर देखो डायरेक्ट में अगर ऊपर WH है तो नीचे भी WH रहेगा इनडायरेक्ट में। इनडायरेक्ट के बिल्कुल बाद, इनडायरेक्ट स्पीच में बिल्कुल बाद, किसके बिल्कुल बाद, WH के बिल्कुल बाद सब्जेक्ट आना चाहिए। अगर आ गई हेल्पिंग वर्ब तो समझ लेना दोस्तों बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। इनडायरेक्ट स्पीच में WH के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आनी चाहिए। चेक करो, यहाँ पे वाई है, यानी WH तो ठीक है सेम आया, लेकिन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसका मतलब ए आंसर हमारा नहीं हो सकता। फिर समझ लो,
अगर ऊपर WH है तो नीचे भी WH ही लिखना है, यानी डायरेक्ट में WH है तो इनडायरेक्ट में WH सेम रहेगा। डायरेक्ट में WH के बाद हेल्पिंग वर्ब हो सकती है, बिल्कुल होगी, लेकिन इनडायरेक्ट में अगर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हुई तो गलत आंसर। इनडायरेक्ट स्पीच में WH के बाद क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए भाई, तो ये तो गलत है। इसको देखो, द टीचर सेम है, हरी सेम है, सेड टू का बन गया आस्क, ये भी सेम है। अब जो वाई है उसको लिखा है सेम, और वाई के बाद यहां पर क्या है, सब्जेक्ट। ऊपर हेल्पिंग वर्ब क्या थी, डिड को चेंज किस में करना है, हैड में, ये भी सही है यहां तक। यानी हमारा सेकंड क्वेश्चन, हमारा आंसर हो सकता है सेकंड ऑप्शन, बट एक बार इनको चेक करो आप। द टीचर सेड टू, पहले ही गलत हो गया। द टीचर सेड, गलत। बस इतना ही तो करना पेपर में, इतना समय लगाओ, इतना नहीं लगाना जितना मैंने लगाया है। मैं तो समझा रहा हूँ, नहीं तो सेकंडों का काम है ये। मैं आपको समझा रहा हूँ, मुझे 10 चीज़ें लिखनी पड़ती हैं, बतानी पड़ती हैं, कनेक्ट करनी पड़ती हैं, लेकिन आपको एग्जाम में ये चेक पहले कर लेना है कि देखो WH के बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, कट करते चलो। WH के बाद यहाँ पे भी देखो हेल्पिंग वर्ब है, WH के बाद यहाँ पे तो WH दिया ही नहीं, दैट दिया है। तो कई सारे कारण हैं इनके गलत होने के, ना कि एक कारण। तो हमारा आंसर सही कौन सा होगा, सेकंड। बच्चों क्वेश्चन नंबर 52 तक हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ बढ़ते हैं अब। अब बात आती है भाई किस चीज की, दोबारा से मैं 53 को बाद में कराऊंगा। पहले मैं मेरे सामने एक बहुत आसान सा क्वेश्चन जो मैंने लास्ट पेपर में आपको समझाया था उसको डिस्कस करना चाहूंगा। मेरा मन है कि पहले इसको क्लियर करूं, क्योंकि ये मैंने आपको सिखाया था लास्ट क्लास में। देखो लिखा है द हेड मास्टर एंड द सेक्रेटरी। एक बात सिखाई थी बच्चों, चेक कर लेना मेरी पिछली वीडियो में। मैंने कहा था अगर एंड से 2 पोस्ट जुड़ी हो, एंड से अगर 2 पद जुड़े हों, 2 पोस्ट जुड़ी हों, एक पोस्ट का नाम क्या है, हेडमास्टर, एक पोस्ट का नाम है सेक्रेटरी। तो बच्चों मैंने फिर ये भी कहा था अगर एंड से 2 पोस्ट जुड़ी हों और एक के पहले द आ जाए तो आपको उन दोनों पोस्ट के व्यक्तियों को एक मानना है, यानी एक ही व्यक्ति 2 काम कर रहा है। हेडमास्टर भी वही है और सेक्रेटरी भी वही है। लेकिन अगर दोनों के पहले द आ जाए, अगर भाई दोनों के पहले आ गया तो इसका मतलब 2 अलग अलग व्यक्ति हैं, एक हेडमास्टर साहब हैं और एक सेक्रेटरी साहब हैं। तो इसका मतलब जब 2 व्यक्ति हैं ये, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, मतलब ये 2 हैं तो प्लूरल हो गए ना। तो इन दोनों के बाद क्या सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब चांस ही नहीं बन रही, प्लूरल आएगी। दोनों में प्लूरल है, देखो दोनों में वर लिखा है, यहाँ भी वर है, यहाँ भी वर है। अब हम इसमें से इसको सेलेक्ट करेंगे रीजन। वर्ब बीइंग का मतलब होता है बच्चों पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में यूज होते हैं। पैसिव वॉइस में देखो इज एम आर वोज वर, इज एम आर और वोज वर के बाद अगर बीइंग दिखाई देना समझ जाना पैसिव वॉइस है, अगर बिना बीइंग के दिखाई दे रहा समझ जाना टेंस है। और टेंस को ही बच्चों हम एक्टिव भी कहते हैं, एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और कोई चिड़िया का नाम नहीं है, एक्टिव वॉइस मतलब टेंस का दूसरा नाम। तो देखो जो सिखाया था वही सेम क्वेश्चन यहाँ रखा है, एक बार इसको भी देख लो, नीचे वाले को भी। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, हमें करेक्ट फॉर्म समझनी है। बच्चों इतना आसान पेपर होता है ना तुम्हारा, पता नहीं तुम कर ही क्या रहे हो, जो तुम रह जाते हो। जो भी बच्चे थोड़ी भी मेहनत करोगे ना, मतलब नहीं है इंग्लिश में फेल होने का। यहाँ पे डिड दिया है, डिड का मतलब क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट। डिड का मतलब पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में अगर बच्चों कभी भी डिड आ जाए, अगर कभी भी डिड आ जाए तो उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। डिड को देखते टेंस का नाम याद आया, पास्ट इंडेफिनिट। डिड अगर सेंटेंस में आ चुका है तो उसके बाद जहां भी कहीं वर्ब यूज होगी, चाहे उसके 1 वर्ड बाद, 2 वर्ड बाद, 3 वर्ड बाद, जहां भी, तो उसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखना है। ठीक है भाई। तो जो न्यू है वो नो की सेकंड फॉर्म है, न्यू सेकंड फॉर्म है, नहीं आ सकती। नोन थर्ड फॉर्म है, नहीं आ सकती। नोज V5 है, एस और एस वाली फॉर्म को क्या बोलते हैं, V5, नहीं आ सकती। KNOW वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी आपका आंसर थर्ड हो जाएगा। आपका आंसर थर्ड हो जाएगा। आपके सामने जैसा मैंने कहा कि दुनिया भर के सेंटेंस ऐसे आएंगे जो ग्रामर के होंगे बच्चों, वो कैब कम आएगी। ये देख लो, आपको लास्ट क्लास में सिखाया था।
लास्ट क्लास में ये समझाया था आपको कि जिरंड किसे कहते हैं। जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी बच्चों, कंपलसरी है देख लो। हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ आपको अच्छे से समझा रहा हूं, ताकि 2-3-4 पेपर देखने के बाद आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। तो यहाँ पे देख पा रहे होगे कुकिंग लिखा है। कुकिंग यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। ठीक है भाई, इसको तो छठी का बच्चा भी बता देगा। तो तुम तो वैसे भी भावी अध्यापक हो, फ्यूचर के टीचर्स हो तुम तो तुम्हें तो पता ही है V1 प्लस ING। तो भाई यहाँ पे V1 प्लस ING जो लिखा है ना, उसको अंडरलाइन कर दिया पेपर वालों ने। एग्जामिनर ने अंडरलाइन करके पूछ लिया हमसे, द अंडरलाइन वर्ड इज यूज्ड एज ए। जो अंडरलाइन वर्ड है वो क्या है? वर्ब है वर्ब तो वैसे जिरंड है, पार्टिसिपल है। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूं, आप अच्छे से समझ पाओगे। चलो लगातार दोनों क्वेश्चन को निपटा देते हैं। कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मत सोचना सर यहां से करा दिया आपने, मैं सारे कराऊंगा। वो मेरे को वो वाले क्वेश्चन लगे जो आपको मैंने लास्ट पेपर में कराए थे, तो मैंने सोचा कि बिल्कुल उसके जैसे ही साथ साथ करा दूंगा तो जल्दी याद हो जाएंगे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, कुकिंग इज हिज हॉबी, यानी उसकी आदत है, उसकी हैबिट है कुकिंग करना। किसी लड़के के लिए बताया जा रहा है। बच्चों जो इन्फिनिटिव होता है, मैंने लास्ट वीडियो में बता रखा है स्टेट वाली में कि 2 + V1 को कहते हैं। 2 + V1 को क्या बोलते हैं बच्चों? इन्फिनिटिव। पार्टिसिपल किसे कहते हैं? पार्टिसिपल वैसे 3 टाइप के होते हैं। पार्टिसिपल 3 टाइप के होते हैं, लेकिन मैं फिलहाल एक की बात कर रहा हूँ। पार्टिसिपल 3 टाइप के होते हैं, तो इसमें अगर मैं बात करूं तो V1 + ING को भी पार्टिसिपल कहते हैं। जिरंड का मतलब भी क्या होता है? V1 + ING। इन दोनों का फर्क भी समझाया हुआ है मैंने, एक बार फिर बता देता हूं। जिरंड का मतलब है वर्ब से पहले अगर तुम्हें V1 + ING दिखाई दे, लेकिन किससे पहले दिखाई दे? वर्ब से। चेक करो ना, ये रही वर्ब से पहले कौन दिखाई दे रहा है तुम्हें? V1 + ING। तो उसको क्या कहते हैं? जिरंड। आंसर तो आ चुका। पार्टिसिपल यानी जो वर्ब के बाद आ जाए। वर्ब के बाद अगर तुम्हें V1 + ING दिखाई दे रहा है, तो उसको, वर्ब के अगर बाद दिखाई दे तो उसको क्या कहना बच्चों? पार्टिसिपल। हमारा आंसर है भाई जिरंड। और ये जो वर्ब है ना, ये वर्ब के ही तो सारे भाग हैं। ये सब किसके पार्ट हैं? वर्ब के ही पार्ट हैं। कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, वर्ब कोई अलग थोड़ी ना, वर्ब के ही तो पार्ट है तीनों। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 55 भी देख लो साथ साथ। चूज द करेक्ट डेटर्मिनर। डेटर्मिनर पता है क्या होता है? डेटर्मिनर का मतलब होता है आर्टिकल्स और एडजेक्टिव को मिलाकर एक चैप्टर होता है जिसका नाम क्या रख दिया गया? डेटर्मिनर। डेटर्मिनर का मतलब आर्टिकल्स और एडजेक्टिव मिक्स करके अगर पढ़ें तो उसका नाम पड़ जाएगा डेटर्मिनर। आर्टिकल तुम्हें पता ही है ए एन दा होते हैं। एडजेक्टिव तुम्हें अगर नहीं पता है तो एडजेक्टिव मतलब जो विशेषता बताते हैं वो शब्द। तो अगर दोनों चैप्टर्स को मिला दें, विशेषण को भी मिला दें और आर्टिकल को भी, तब जाके डेटर्मिनर बनता है। तो कहा गया हमें कि कोई करेक्ट डेटर्मिनर रखो। यहाँ पहली बात बच्चों, इंग्लिश के अंदर एक बहुत बड़ा फंडा है। आप जिस भी शब्द को यहाँ रखोगे ना, पहले उसके बाद वाले को या उसके पहले वाले को ये देख लो कि वो शब्द किस तरह का है। तो मैं पहले समझा दूं नॉलेज क्या है। नॉलेज है प्यारे बच्चों अनकाउंटेबल नाउन। एक कैसा नाउन है जिसे गिना नहीं जा सकता? कौन है? नॉलेज। और बच्चों जिसे गिना नहीं जा सकता ना, उसके पहले हमेशा याद रखना फ्यू नहीं आ सकता। फ्यू किसके पहले आता है? हमेशा फ्यू उन सब के पहले आता है जिसको गिना जा सकता है। जिसको गिना जा सकता है, यानी काउंटेबल के पहले कौन आता है? फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू। तो ये तो अनकाउंटेबल है, तो पहले ही बाहर है। अब बचे 3 आपके सामने, लिटल, आ लिटल, द लिटल। मेरे भाइयों जो लिटल है ना, उसका मतलब होता है ना के बराबर।
ना के बराबर किसे कहते हैं हम? लिटल को। आ लिटल का मतलब थोड़ा, लेकिन है, मतलब थोड़ा बहुत। द लिटल का मतलब होता है सारा का सारा। अब बच्चों मैं अगर आपको ये कहूं कि आपके पास मतलब आपकी लिटिल नॉलेज नुकसान कर देगी, आपकी लिटिल नॉलेज खतरनाक है, तो ये बात गलत है। पता है क्यों? लिटिल का मतलब क्या? ना के बराबर। आपकी ना के बराबर ज्ञान, आपका ना के बराबर ज्ञान खतरनाक है। जब ज्ञान है ही नहीं तो खतरनाक क्या है? ना के बराबर का मतलब है ही नहीं वो तो लिटिल का तो कोई मतलब ही नहीं है। अक्सर हम क्या कहते हैं? अधूरा ज्ञान खतरनाक है, यानी कि उस व्यक्ति को ज्ञान है लेकिन पूरा नहीं है, अधूरा है। इसका मतलब उस व्यक्ति को थोड़ा है लेकिन है। आप खुद सोच के देखो मेरी इस बात को। अगर मैं ये बोल रहा हूं भाई उस व्यक्ति को तो ज्ञान है ही नहीं, तो फिर तो खतरनाक वाली बात ही क्या? जब उसको ज्ञान ही नहीं है तो उससे तो वो उम्मीद ही नहीं की जा सकती ना। लेकिन अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि बच्चों आप किसी भी चीज को पढ़ के जा रहे हो तो पूरी पढ़ के जाना, क्योंकि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। अधूरा मतलब आपने आर्टिकल्स में से ए तो पढ़ लिया, एन तो पढ़ लिया, लेकिन दा को टच ही नहीं किया, तो ये खतरनाक है पेपर के लिए। पेपर में पढ़ना है तो या तो तीनों पढ़ो या तो बिल्कुल ही मत पढ़ो। तो भाई जो अधूरा ज्ञान है वो खतरनाक होता है। ना तो हम ये कह सकते कि सारा का सारा ज्ञान खतरनाक है। अगर सारा का सारा ज्ञान हो ही गया तो खतरनाक क्यों होगा? फिर तो अच्छी बात है। और ज्ञान है ही नहीं तो भी बच्चों खतरनाक कैसे होगा? जब ज्ञान ही नहीं है तो फिर वो काम ही क्यों करेंगे, क्यों उम्मीद करेंगे हम? यानी कि खतरनाक अगर कोई चीज है तो वो है अधूरा, अधूरा सीखा हुआ। इट मीन्स यू विल हैव टू यूज हेयर ओनली अ लिटल। आप बच्चों यहां पर यूज करेंगे अ लिटल। तो भाई आप लोगों का 55 क्वेश्चन तक समेट दिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर पे चलेंगे 56। अभी इससे पहले भी बचा हुआ है शायद 53। एक क्वेश्चन याद रखना, क्वेश्चन नंबर 53 इसके ऊपर बचा हुआ है, पैसिव वॉइस है, उसको भी बनवाऊंगा। लेकिन ये सब हो चुके हैं, ये सब हो चुके हैं आपका। अब नीचे 56, इधर के क्वेश्चन 59 और 60, 3-4 क्वेश्चन बचे हैं बस हमारे टोटल। एक बार फिर बता दूं कौन कौन से बचे हैं। 53 बचे हैं, याद रखना सभी। 56 बचे हैं, 59 बचा है और 60। केवल ये 4 क्वेश्चन बचते हैं, चारों पे काम करना शुरू करते हैं। ठीक है, एक बार ग्रामर वाला इसको भी निपटा दो, ग्रामर वाले जितने भी क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन तो भैया पीछा नहीं छोड़ रही तुम्हारा। सॉरी। आई हैड नॉट स्लेप्ट। बच्चों कोशिश सबसे पहले, मैंने पिछले पेपर में बताया, कोशिश क्या करो पहले हेल्पिंग वर्ब को ढूंढने की। हेल्पिंग वर्ब के पहले जो आ जाए उसे मेरे मित्रों क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। तो बच्चों सब्जेक्ट कौन है यहाँ? आई। हैड क्या है? हेल्पिंग वर्ब। नोट का नंबर बच्चों हमेशा थर्ड रहता है। कोई भी नेगेटिव सेंटेंस देखोगे नोट आपको थर्ड नंबर पे रखा मिलेगा, थर्ड नंबर पे रखा मिलेगा। लेकिन अगर आपसे पेपर में पूछ ले अंडरलाइन वर्ड क्या है, आपसे ये थोड़ी पूछेगा नोट कौन से नंबर पे आ रहा है, आपसे पूछ ले कि नोट क्या है, तो प्यारे बच्चों आपको जवाब दे देना है, घबराना नहीं है कि सर जी ये तो एडवर्ब है, नोट एडवर्ब है। अब नोट के बाद स्लेप्ट जो है वो क्या है बच्चों? वो मेन वर्ब है। कौन सी फॉर्म है सर? थर्ड फॉर्म है। कैसे पता चला? अक्सर बताता हूं आपको कि हैज के बाद, हैव के बाद और हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, तो ये थर्ड फॉर्म है। ठीक है, आई हैड नॉट स्लेप्ट और ईटन। अब देखो ये जो और है ना, और यहाँ पे बच्चों एक कंजंक्शन है, समझते जाना मेरे भाई, कंजंक्शन है। कंजंक्शन क्या कहता है? और अगर आपको कहूँ कैसा कंजंक्शन है, तो ये है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। अगर आपसे कोई पूछ ले कैसा कंजंक्शन है सर, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। कैसे पता चला? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन वो होते हैं जो अपने लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी समान शब्द रखते हैं। अपने लेफ्ट साइड अगर वर्ब है तो राइट साइड भी वर्ब ही होगी। अगर अपने लेफ्ट साइड थर्ड फॉर्म है तो राइट साइड भी थर्ड फॉर्म ही होगी। यानी कि और एंड, जैसे एंड हो गया और हो गया, ये क्या होते हैं? कंजंक्शन। किस टाइप के कंजंक्शन है? कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शन। तो ये भाई हमारे कंजंक्शन हो गए। अब यहाँ पे लिखा जैसे एनीथिंग प्रॉपरली डैश 2 days। चलो अब मैं बात कर रहा हूँ किस चीज़ की? अब मैं बात कर रहा हूँ सिंस, फॉर, फ्रॉम, इन, जो भी लिखा है। क्वेश्चन को पढ़ो एक बार।
आई हैड नॉट स्लेप्ट और ईटन एनीथिंग प्रॉपरली। उसके बाद बच्चों, एक सेकेंड मेरे भाई, हाँ, तो देखो हमें इस क्वेश्चन में यहाँ पे एक फिलअप दिया हुआ है, खालिस्तान दिया गया है, और उसके पहले हमें कोई भी सिंस फोर फ्रॉम में से भर देना है। 2 डेज, जब भी बच्चों अगर आता, देखो एक डेज का नाम अगर यहाँ पर आ जाता संडे, संडे आ जाता, मंडे आ जाता, तो आपको यूज करना है हमेशा हमेशा सिंस। लेकिन अगर डेज का नाम ना देकर ऐसे ही बोल दे 2 दिन से, 4 दिन से, 10 दिन से, देन यू विल हैव टू यूज 4। आपको 4 का यूज कब करना है, जब वहां पर दिन का प्रॉपर नाम ना दे, दिन का नाम दे दे तो सिंस। अब कई महान पुरुष हमारे इस चैनल पे भी जो पढ़ेंगे इसको, इस वीडियो को देखेंगे, तो उन बच्चों को क्या लगेगा, गुरुजी ये चीज़ तो हमें पहले से आती है, स्कूल में समझाई गई है कि निश्चित समय के साथ सिंस लगाएंगे और अनिश्चित समय के साथ 4 लगाएंगे। मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, आपकी ये परिभाषा 100% आपको गलत कराती है क्वेश्चन को। 100 भी नहीं तो 99 तो पक्का कराती है। क्यों कराती है, मैं आर्टिकल पढ़ाऊंगा अपने इस चैनल पे, आप लोग खुद चेक करना, आपको फील हो जाएगा कि सर अब तक हम बहुत बार गलती इसीलिए कर रहे थे, क्योंकि जो हम ये रट चुके ना स्कूल टाइम में, निश्चित समय के पहले क्या लगाएंगे सिंस, अनिश्चित के पहले क्या लगाएंगे 4। क्या तुम्हें अभी तक ये पता है, चेक करना मेरी इस वीडियो को देखने के बाद, क्या आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं कि निश्चित समय ये होता है और अनिश्चित समय ये होता है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो 10 शब्द लिख कर देखना, कोई भी 10 शब्द, जैसे आप लिख लेना कोई, जैसे 1988 क्या है, ठीक है, जैसे आप लिख लेना 2 बजे, आप लिख लेना 4 घंटे, आप लिख लेना 2 मिनट, आप लिख लेना 3 सेकंड से। तो जब ये सब शब्द लिख लो ना 10-12, इनके पहले सिंस या 4 अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से लगाना, और फिर नेट पे चेक करना। आप खुद बता देना मुझे कि आज तक आप ये निश्चित अनिश्चित वाली बात को गलत ही समझे जा रहे हो या नहीं समझे जा रहे हो। हमने बच्चों निश्चित अनिश्चित वाली जो बात पढ़ी है ना, उसको प्रॉपर नहीं पढ़ा हमने, बस सुन लिया निश्चित जाएगा सिंस लगाएंगे, निश्चित जाएगा 4 लगाएंगे, ऐसा नहीं है। सिखाऊंगा ये सब चीज़ें, पेपर के बाद देखेंगे। फिलहाल आप 2 डेज के पहले क्या लगाएंगे 4, ठीक है। इस यहाँ तक क्वेश्चन भाई मैं करा चुका हूँ, आपके बचते हैं केवल अब कितने क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन बचते हैं बच्चों। अब हम पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे 53 पे, क्योंकि ऊपर का क्वेश्चन छूट ही जाएगा फिर। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 53, चूज द करेक्ट पैसिव कंस्ट्रक्शन फॉर द सेंटेंस गिवन। बच्चों क्वेश्चन है हमारे सामने, देखो, वी विजिटेड द जू, जो जू के बाद लिखा है ऑफ जयपुर ऑन लास्ट संडे। सबसे पहली बात तो हमारा क्वेश्चन पास्ट में गिवन है, हमारा क्वेश्चन है पास्ट में गिवन, और पास्ट में गिवन होने की वजह से बच्चों हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब पास्ट की होती हैं। जैसे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ वो समझो आप पहले इस क्वेश्चन को देखो, ये आपका क्वेश्चन है, एग्जामिनर ने जो आपको क्वेश्चन दिया है वो क्या दिया है, वी विजिटेड द जू। तो उन्होंने कहा है कि भाई इसका पैसिव तुम इनमें से कोई छांटो, तो पहले इसको तो समझ लें तभी तो यहाँ आएंगे। तो हमारा जो ये क्वेश्चन है ना बच्चों, ये वाला वी विजिटेड यहाँ तक है, ठीक है। विजिटेड मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, विजिटेड मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर आपका एक्टिव, याद रखनी है ये सब चीज़ें, अगर आपका एक्टिव वर्ब की सेकंड फॉर्म में हो तो आपका पैसिव प्यारे बच्चों वोज, वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में होना चाहिए, कंपलसरी। अगर आपका एक्टिव वर्ब की सेकंड फॉर्म में हो तो आपका पैसिव वर्ब की थर्ड फॉर्म में होगा और वोज वर्ब के साथ। इसको चेक करते हैं पहले। देखो इसमें ये तो है सब्जेक्ट और ये है इसमें ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ तक है, कुछ बच्चे तो मान लेंगे द जू, लेकिन कुछ बच्चे मान लेंगे द जू ऑफ जयपुर, कुछ बच्चे क्या मान लेंगे, द जू ऑफ जयपुर। कुछ बच्चे मान लेंगे ऑन लास्ट संडे, ऑन लास्ट संडे से ही शुरुआत करेंगे जैसे क्वेश्चन में हो रखा है, ठीक है।
तो बच्चों सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें हमारा सब्जेक्ट कौन है, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट कौन है। क्योंकि वोज वर्क की बात तो देखो मैंने समझा दी। अब आपके सामने चारों ऑप्शन में आप चेक कर पा रहे होगे, देख पा रहे होगे कि हमारे चारों के चारों क्वेश्चन में, चारों के चारों ऑप्शन में वर दिया है या फिर क्या दिया है, वोज। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर वर है, यहाँ पर भी क्या है, वर है, यहाँ पर भी वोज है और यहाँ पर भी वोज है। यानी वोज वर तो सब में ही दे दिया उसने। थर्ड फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो देखो विजिटेड, ठीक है, यहाँ पर भी विजिटेड थर्ड फॉर्म, यहाँ पर भी विजिटेड थर्ड फॉर्म, यहाँ पर भी विजिटेड। यानी जो तुम्हारे पैतरे थे वो सब फेल कर रखे हैं एग्जामिनर ने। उनको पता है कि कुछ बच्चे तो इसी को रट के जाएंगे, तुक्का लगाएंगे सीधा और सोचेंगे सही नंबर आ जाए। जब ये सारी चीज मैच कर जाए ना तो थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से सोचा करो। कैसे सोचना है स्मार्ट तरीके से, स्मार्ट कैसे बनना है समझो। मैंने आपको सिर्फ क्या कहा है, वोज वर आएगा, वोज वर बीइंग नहीं आएगा। वोज वर आएगा अगर आपका एक्टिव V2 में हो तो आपका पैसिव सिर्फ वोज में होगा या सिर्फ वर में होगा। वोज के साथ बीइंग नहीं होना चाहिए, वर के साथ बीइंग नहीं होना चाहिए। पहले तो छटनी कर दो। जू ऑफ जयपुर वोज बीइंग, कट करो भाई इसको, तो इसमें तो बीइंग आ रखा है, ये तो महापाप है, ये थोड़ी ना आ जाएगा। आगे बढ़ो और देखो, वी वर विजिटेड द जू ऑफ जयपुर ऑन लास्ट संडे। इसमें नहीं है भाई, इसको मान सकते हैं अभी। ऑन लास्ट संडे द जू ऑफ जयपुर वॉज विजिटेड बाय अस, ठीक है। जू ऑफ जयपुर वर विजिटेड बाय अस ऑन लास्ट संडे। अब भाई किसी में भी बीइंग नहीं है, अब सारा खेल चलेगा नॉलेज का। नॉलेज मतलब आपको ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का पता होना चाहिए, तब आप जीत पाओगे। तो सुनो मेरी बात बड़े ध्यान से। विजिटेड के बाद जो बिल्कुल बाद लिखा है, बिल्कुल बाद, द जू ऑफ जयपुर, इतना जो लिखा है ना ये सिर्फ ऑब्जेक्ट है। इसे क्या कहेंगे हम, सिर्फ ऑब्जेक्ट। जैसे कि देखो लिखा है जू ऑफ जयपुर, लेकिन यहां पर एक चीज मिस कर दी उसने, आप ध्यान दे पा रहे होंगे, द को उसने यहां पे मिस कर दिया, जो कि पूरी तरह से सेंटेंस को गलत करा देगा। भाई जो शब्द ऊपर दिए हैं वो शब्द यहां भी तो चाहिए ना। मैं यहां पे चेक करो सेकंड में, सॉरी, ऑन लास्ट संडे। ऑन लास्ट संडे से क्वेश्चन को शुरू किया गया है, यानी कि टाइमिंग से शुरू किया गया, टाइमिंग से, ऑब्जेक्ट से शुरू नहीं किया, टाइमिंग से। कोई बात नहीं, ऑन लास्ट संडे। उसके बाद बच्चों आप इतने को छिपा लो, अब आगे बढ़ो। देखो द जू ऑफ जयपुर, मतलब जिसको मैं बार बार क्या बोल रहा हूं, ऑब्जेक्ट, उस प्रॉपर ऑब्जेक्ट को लिया हुआ है सेकंड ऑप्शन में, यानी कि द जू ऑफ जयपुर। इसको क्यों गलत मानना है, क्योंकि इसने द का यूज नहीं किया। द ऊपर है, नीचे द क्यों नहीं आया, गलत हो गया वो। तो यहां पे हमने लिया द जू ऑफ जयपुर। आप इस टाइमिंग को 1 मिनट के लिए होल्ड पे डाल दो। आप अगर इससे कंफ्यूज हो रहे हैं इसको साइड कर दो, आप अपने ऑब्जेक्ट से चेक करो। द जू ऑफ जयपुर, द जू ऑफ जयपुर, जयपुर क्या है यहाँ पर, या जू क्या है, सिंगुलर। उसके अकॉर्डिंग आपका जो हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए वो वोज होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, कहाँ का, जू, जयपुर का। सिंगुलर ही तो जू है, सिंगुलर ही जयपुर है, यानी इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वोज आना चाहिए। तो वोज हमारी हेल्पिंग वर्ब सही है सब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है भाई। फिर विजिटेड थर्ड फॉर्म भी सही है, हर पैसिव में थर्ड फॉर्म आती है। फिर उसके बाद बच्चों हमारा जो सब्जेक्ट है, देखो वो क्या था, वी चेंज इनटू अस। पैसिव का नियम होता है कि जो एक्टिव का सब्जेक्ट है वो पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो अस भी ठीक है, और अस से पहले बाय आता है, यानी मेरे हिसाब से तो सेकंड सही है। इसको भी चेक करो। वी वर विजिटेड द जू ऑफ जयपुर ऑन लास्ट संडे। देखो वी लिखा सीधा, ये सब्जेक्ट था, यहां भी उसने सब्जेक्ट को सब्जेक्ट ही मान लिया। एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव का ऑब्जेक्ट बनाना ही बनाना है। एक्टिव का सब्जेक्ट था, पैसिव का क्या बनाया हुआ है, ऑब्जेक्ट। इस वजह से सेकंड ऑप्शन सही है। आंसर होगा हमारा सेकंड। थर्ड भी हमारा आंसर नहीं है, फोर्थ भी हमारा आंसर नहीं है, फर्स्ट भी नहीं है। तो मेरे भाइयों मैंने क्वेश्चन करा दिए आपके, मेरे ख्याल से 13। केवल और केवल क्वेश्चन बचते हैं हमारे कौन कौन से बच्चों, 58 नहीं, क्वेश्चन नंबर बचता है 59 और हमारा 60। 59 और 60 क्वेश्चन बचता है, जो दोनों के दोनों करने के बाद दोनों क्वेश्चन मतलब दोनों पेपर कंप्लीट।
आर पेरेंट्स, इसको कई बच्चे पढ़ते हैं आवर, क्या पढ़ना है, आर पेरेंट्स हैव रेज्ड अस टू बी अ गुड सिटीजन। ये जो अंडरलाइन वर्ड है ना बच्चों, इसकी जगह पर इनमें से कोई एक वहां पर फिल करना है। तो इसका मतलब इसको तो हटाना है, तो हटा दो इसको, तो रेज्ड को तो हटा दिया हमने। अगर हम बात करें ब्रोटअप की, तो ब्रोटअप का अर्थ होता है मेरे बच्चों पालन पोषण करना, पालन पोषण करना, या आप इसका मतलब कह सकते हो परवरिश करना, परवरिश करना। पहले इसी का मतलब निकाल के देख लो, नहीं तो सेकंड पे लेके चलता हूं। आर पेरेंट्स हैव ब्रोट, ब्रोट यहां पे थर्ड फॉर्म है, किसकी वजह से, हैव की वजह से। अभी लिखा था हैज, हैव, हैड के बाद थर्ड फॉर्म आती है, तो यहां पर बच्चों इसको वो ब्रिंग, ब्रोट ऐसा कुछ नहीं लिखेगा, ब्रोट ही लिखेगा, क्योंकि उसे चाहिए थर्ड फॉर्म, किसके बाद, हैव के। तो यहां कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, थर्ड। तो सारी फॉर्म देख पा रहे होगे थर्ड ही है। उनके बाद की प्रेपोजिशन चेंज हुई है, ब्रोट अप, ब्रोट बाय, ब्रोट आउट, ब्रोट डाउन, लेकिन ब्रोट ब्रोट ही रहा। आर पेरेंट्स हैव ब्रोट अप अस टू बी अ गुड सिटीजन। हमारे माता पिता, पेरेंट्स का मतलब अगर किसी को नहीं पता तो सुन लो भाई, पेरेंट्स में कौन आते हैं, माता और पिता। अगर मैं बच्चों सिर्फ बात करूं किसकी, पेरेंट की। कई हमारे इतने इतने भोले भंडारी भक्त होते हैं, कई बच्चे क्या कहेंगे, मान लो क्लास के बाहर मम्मी खड़ी हैं, तो टीचर को क्या कहेंगे, सर मेरे पेरेंट्स आपसे मिलने आए हैं। पेरेंट्स का मतलब होता है बच्चों आइदर मदर और फादर, सॉरी, पेरेंट्स का मतलब होता है बोथ, मम्मी और पापा। लेकिन पेरेंट का मतलब जो बिना एस वाला वर्ड है, इसका मतलब होता है या तो मम्मी, या तो आपकी माता जी, या तो माँ, या तो पिता। मतलब या तो हमारी पीटीएम में हमारे पिताजी आए हैं या हमारी मम्मी आई हैं, तो आप क्या बोलेंगे, पेरेंट आए हैं। यानी पेरेंट का मतलब वहां पर एक शख्स से है, ना कि दोनों से है। ठीक है भाई। तो ब्रोटअप का मतलब परवरिश होती है, यानी हमारे माँ बाप हमारी परवरिश करते हैं टू बी अ गुड सिटीजन, एक अच्छा इंसान बनाने के लिए। तो भाई ये तो बात बिल्कुल सही है, करते ही हैं, तो फर्स्ट ही आंसर है, फर्स्ट ही आंसर है इसका, आर पेरेंट हैव अस टू बी अ गुड सिटीजन। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, चूज द वर्ड विच इज स्पेल्ड करेक्टली। यहां पर बच्चों स्पेलिंग का वो क्वेश्चन 57 ठीक कर लेना, उसका फर्स्ट नहीं बल्कि थर्ड आंसर है। मैंने स्पीडली बता दिया था, लेकिन इस बार स्पीडली नहीं बताएंगे, नहीं तो दोनों गलत हो जाएंगे। तो देखो इनमें से कोई एक करेक्ट स्पेल्ट जो है, मतलब जो सही है उसको बताना है। जैसे लिखा है कमिटेड, बच्चों मैं इसका ना एक रूल भी पढ़ा दूंगा तुम्हें, अगर आप कहोगे ना तो आप कमेंट करके बताना कि सर कुछ स्पेलिंग के जो बेसिक से रूल होते हैं आप उस पर कोई वीडियो रख दो। अगर आपकी डिमांड होगी तो एक वीडियो बना लेंगे। फिलहाल मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगा, जैसे कमिटेड लिखा है ना, तो यहाँ पर बच्चों सिंगल टी नहीं आएगा कभी भी, आपको वहाँ पे डबल टी देखना है। सिंगल टी नहीं आएगा, क्या देखना है, डबल टी देखना है। अब डबल टी देखने के बाद ईडी देखना है, सिर्फ ईडी। दो बात समझो, कमिटेड में डबल एम आता है, सबको पता है। देखो इसमें डबल एम नहीं है, पहले तो इसको ही साइड कर दो। यहाँ पर डबल एम है, यहाँ पर डबल टी भी है, लेकिन उसके साथ डबल ई भी है, इसको भी साइड करो। मैंने आपको क्या कहा, डबल एम जो है वो तो है ही, उसके बाद कमिटेड में जो कमिटमेंट है, कमिटेड है, उसमें डबल एम आता है, तो वो डबल एम तो चेक करो पहले। इसमें नहीं था, इसको कट कर दिया मैंने। इसमें डबल एम था, लेकिन इसमें डबल टी भी था, लेकिन इसमें डबल ई भी है। आपने किसी भी वर्ब को देखा होगा उसमें एक बार ईडी जुड़ता है। जैसे आपको मैं उदाहरण दूं तो आपने देखा होगा बच्चों, जैसे एक वर्ड है डिफेम। डिफेम का मतलब होता है किसी को बदनाम करना, तो वहाँ पे ईडी ऐसे जोड़ते हैं, डिफेम्ड। ठीक है। आपने एक वर्ड देखा होगा टोंट। टोंट की सेकंड थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हम ईडी जोड़ते हैं, क्या बन जाता है, टोंटेड, ताना मारना बोलते हैं। तो बच्चों हमें डबल ही नहीं, हमें सिंगल ही चाहिए, लेकिन टी डबल चाहिए था। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, बच गए दो ऑप्शन। इसमें देखो डबल एम तो है लेकिन डबल टी नहीं है, ईडी तो सही था, तो ये भी गलत हो गया। आंसर विल बी सेकंड।
तो मेरे बच्चों प्यारे प्यारे से एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, ऐसे रूल हैं हमारे पास और भी, लेकिन वही बात है कि समय रहते पढ़ाए जा सकते हैं, इतने कम समय में ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ पाओगे। तो इतने कम समय में मैं आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, उनको साथ साथ सोल्व करता हुआ चल रहा हूँ। जैसे मैंने बताया लिटिल कब यूज़ होगा, अ लिटिल कब यूज़ होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि इन्फिनेटिव क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होता है। आप अगर ये 10-12 पेपर भी बच्चों सोल्व करके जाओगे ना, मैं बिल्कुल प्रोमिस के साथ कह सकता हूँ, ठाकुर जी की कृपा आप पे बस बनी रहे। आप ठाकुर जी मतलब हमारे बाके बिहारी जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे बच्चों, तो आप 101% अपने पेपर में अच्छा स्कोर कर लोगे इससे भी। लेकिन उसके बाद कोई भी आपका पेपर है जिसमें आपको इंग्लिश की वजह से हर बार असफलता मिलती हो, तो उसके लिए आप एक बार प्रॉपर बैचेज से पढ़ो। प्रॉपर बैचेज का मतलब ये नहीं है कि प्रॉपर बैच लो, प्रॉपर बैचेज का मतलब है एक सिक्वेंसली पढ़ो। जैसे सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब पढ़नी है या सब्जेक्ट पढ़ने हैं या वर्ब पढ़नी है, मतलब पहले आपको ये तो बताओ पढ़ना क्या है। हमें कोई मशवरा दे देता है, सलाह दे देता है ये वाली बुक उठा लो, हमने दुनिया भर के घर में बुक खरीद खरीद के रख दी, हमें यही नहीं पता कि किस बुक से हमारा सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन होगा बच्चों एक सही मार्गदर्शन से, क्योंकि आप सभी को पता है जो सलाह होती है ना उसकी बड़ी वैल्यू है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दी थी और शकुनी मामा ने किसको दी थी, दुर्योधन को। दोनों ने सलाह दी थी, लेकिन एक तरफ विनाश हुआ और एक तरफ विकास हुआ। तो डिपेंड करता है सलाह देना कि सलाह कौन सी किस काम की है। ये नहीं कि कोई भी बुक उठाओ कुछ भी पढ़ो, कुछ भी से काम नहीं चलेगा, ओवरेज हो जाओगे। कुछ बच्चों की एज निकलती जाती है गलत चीज़ें पढ़ने की वजह से, कि इस बार सर मैं इंग्लिश की वजह से रह गया, इस बार मैं एसएसटी की वजह से रह गया। कम समय में अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो मार्गदर्शन सही होना जरूरी है दोस्तों। चलो बच्चों, आज की वीडियो आपको कैसी लगेगी, इस वीडियो को आप अच्छे से देखना, नोट्स बनाना, मुझे कमेंट करके बता देना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपकी आज शाम तक अपलोड कर दूं। इसके बाद एक वीडियो आज शाम को ही अपलोड हो जाएगी, कल कुछ वीडियो अपलोड हो जाएंगी, मतलब 2-3 दिन में आपकी मैं सारे जितने पेपर 2023 तक के हैं, आई प्रोमिस यू सब कुछ ठाकुर जी की कृपा से सब अच्छा रहा तो अच्छे से एक्सप्लेन करके इनको अपलोड कर दूंगा। जय श्री राधे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी को। ठीक है भाई, जय श्री राधे, राधे राधे।